हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी जो टॉपिक्स हैं उसका एमसीक्यू आज से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सामान्य परिचय और भौगोलिक स्थिति जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी मैंने आप लोगों को क्लासेस में बताए हैं वो चीज़ें तो रहेंगी, उसके साथ अगर एक्स्ट्रा कुछ बच जाता है तो वो भी मैं आप लोगों को एमसीक्यू में कवर करा दूंगी। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो देखिए, अभी वर्तमान में अगर देखा जाएगा, इससे पहले अगर देखा जाएगा तो 29 थे, 29 राज्य थे। लेकिन चूंकि जम्मू जो है, जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, इसकी वजह से अभी जो वर्तमान है इसमें 28 राज्य हो गए हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। ऑप्शन बी देखिएगा, 29 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा ऑप्शन है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश। और चौथा ऑप्शन है 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया है कि इसमें जो है 29 राज्य थे, उसको अब 28 राज्य बना दिया गया है क्योंकि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस प्रकार से जो राज्य की जो संख्या है वो 28 हो गई है और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या भी वर्तमान में 8 है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इनका आपको नाम भी याद रखना है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। स्टार्टिंग से ऊपर से अगर देखा जाएगा तो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से ही लगा हुआ आप उसके राइट साइड पे चले जाएंगे तो लद्दाख मिलेगा। लद्दाख के बाद आप नीचे की ओर आएंगे तो दिल्ली मिलेगा। दिल्ली के बाद पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त रूप से राजधानी है चंडीगढ़, ये मिलेगा। 4 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से लगा हुआ लद्दाख। लद्दाख के बाद नेक्स्ट जाएंगे तो रहेगा आपका दिल्ली। दिल्ली के बाद नेक्स्ट हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद ये 4 हो गए। अब इसके बाद आगे अगर आएंगे हम लोग गुजरात के पास वाला जो एरिया है तो यहाँ पे मिलेगा दमन दीव दादर नागर हवेली। देखिए, पहले जो है दमन और दीव को अलग अलग लिया जाता था, लेकिन अब दमन दीव और दादर नागर हवेली इनको क्या कर दिया गया, आपस में मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और इसकी जो राजधानी थी, पहले जो दादर नागर हवेली की राजधानी थी ये सिलवासा हुआ करती थी, लेकिन अभी वर्तमान में चूंकि दमन दीव और दादर नागर हवेली को एक साथ मर्ज कर दिया गया है तो इसकी जो राजधानी है उसमें दमन को बनाया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पुडुचेरी। पुडुचेरी के बाद 2 और राजधानी केंद्र शासित प्रदेश आपका बच जाता है, एक तो अंडमान निकोबार और एक है लक्षद्वीप। तो ये टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन दिया गया इसमें दमन व दीव दादर नागर हवेली। दूसरा ऑप्शन दिया गया है लक्षद्वीप। तीसरा ऑप्शन दिया गया है अंडमान निकोबार और चौथा ऑप्शन इसमें दिया गया है पुडुचेरी। तो देखिए, अगर एक्चुअल में देखा जाएगा जितने जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तो इसमें अगर क्षेत्रफल के आधार पर अगर सीक्वेंस देखा जाएगा तो सबसे पहले है आपका लद्दाख आता है। लद्दाख के बाद नेक्स्ट अगर देखा जाएगा तो जम्मू कश्मीर आएगा। जम्मू कश्मीर के बाद नेक्स्ट अगर देखा जाएगा तो अंडमान निकोबार आएगा। अंडमान निकोबार के बाद देखा जाएगा तो दिल्ली आ जाएगा। दिल्ली के बाद दमन दीव दादर नागर हवेली आएगा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा पुडुचेरी और पुडुचेरी के बाद लास्ट जो है ये रहेगा लक्षद्वीप। ठीक है, तो अगर इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, लद्दाख है क्षेत्रफल के आधार पर, तो लद्दाख तो ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर भी नहीं दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है अंडमान निकोबार। तो देखिए, अंडमान निकोबार ऑप्शन सी में दिया गया है, तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाएगा तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ये क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार। अगर लद्दाख ऑप्शन में रहता तो हम यहाँ पे लद्दाख को आंसर लेते, क्योंकि सबसे पहला जो है लद्दाख ही आता है। लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद अंडमान निकोबार आता है। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है। देखिए, क्वेश्चन इसमें है भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए दिया गया है केरल, ऑप्शन बी दिया गया है कर्नाटक, ऑप्शन सी दिया गया है तमिलनाडु और ऑप्शन डी दिया गया है अंडमान एवं निकोबार। तो देखिए, अगर
भारत, ये जो है भारत के भूभाग के बारे में पूछा गया है। भारत का अगर सुदूर दक्षिणतम पॉइंट पूछता तब वो कहाँ जाता, अंडमान निकोबार में जाता, और अंडमान निकोबार में भी किस में जाता, निकोबार में जाता। लेकिन इसमें प्रॉपर दे दिया गया है कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, मतलब वो भूभाग से लगा हुआ जो राज्य है इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो सबसे दक्षिण में तमिलनाडु स्थित है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है तमिलनाडु। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि अगर पहाड़ी के बारे में पूछा जाएगा कि सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा वाला भाग है, तो केरल में जो इलायची की पहाड़ी पाई जाती है, केरल में इलायची की पहाड़ी, ये जो इलायची की पहाड़ी है ये सबसे साउथ में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु उसमें ऑप्शन में नहीं रहेगा। अगर ऑप्शन में तमिलनाडु है भी तभी भी आपको केरल में जो इलायची पहाड़ी है इसको आंसर लेना है। क्लियर है ये? क्योंकि ये राज्य के बारे में पूछ रहे तो राज्य में तमिलनाडु आ जाएगा, लेकिन अगर पहाड़ी से रिलेटेड पूछा जाएगा तो इलायची की जो पहाड़ी है ये सबसे साउथ में आएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुमेलित कीजिए। ये जो क्वेश्चन जो आपके सामने अभी दिख रहा है ये फर्स्ट नहीं सेकेंड डे की जो क्लास है इसमें मैं आप लोगों को बताई हुई हूँ। सबसे पहला ही पॉइंट था ये नामकरण, कि भारतवर्ष जो है या इंडिया, जो हमारा जो हिंदुस्तान है इसका जो 2-3 टाइप का जो नाम है ये नाम किनके द्वारा दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है, इसको सुमेलित करने के लिए भारतवर्ष दिया है, दूसरा हिंदुस्तान है, तीसरा इंडिया है और चौथा है आर्यवत। तो अगर देखा जाएगा तो जो भारतवर्ष है ये आर्यों के द्वारा बोला गया। ठीक है, इसके बाद हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा बोला गया। इसके बाद इंडिया जो है यूनानियों के द्वारा बोला गया। और लास्ट है आपका आर्यवत जो है ये ऋग्वेद काल में बोला गया। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम अपना ऑप्शन अगर मैच करें तो देखिए भारतवर्ष आर्यों के द्वारा दिया गया, मतलब पहले का डी हो जाएगा। हिंदुस्तान ईरानियों के द्वारा, इंडिया यूनानियों के द्वारा, और आर्यवत ऋग्वेद काल में। तो इसके हिसाब से अगर देखिए जाएगा पहले का क्या आ रहा है, डी आ रहा है। देखिए किस में है, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में मिल रहा है। पहले का डी हो गया, फिर दूसरे का क्या आ रहा है, दूसरे का जो है बी आ रहा है। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको बी मिल रहा है, देखिए ऑप्शन बी में ही मिल रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये आपको याद रखना है कि भारत के ये जो 4 प्रकार के नाम है ये किनके द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो देखिए आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, एक तो भारत की जनसंख्या जो विश्व की जनसंख्या से क्षेत्रफल में आपको जो परसेंटेज है ये याद रखना है, और दूसरा जनसंख्या में याद रखना है। पहला चीज़ कि क्षेत्रफल जो है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है ये याद रखना है, और भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जो भारत की जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या है 1:1, मतलब 1,21,00,00,000। ठीक है, ये भारत की जनसंख्या हो गई। अब इसमें आपको अगर सेकंड चीज देखा जाएगा कि भारत का जो दक्षिण एशिया में जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा स्थान है, तो फर्स्ट रैंक है। ठीक है, भारत का दक्षिण एशिया में जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। अगर विश्व में देखा जाएगा और एशिया में देखा जाएगा तो इसका जो रैंक है ये सेकंड रैंक है। ठीक है, इस दक्षिण एशिया में फर्स्ट है, एशिया और विश्व में देखिए दक्षिण एशिया अलग है और एशिया अलग है, मैं आपको पहले बता दूं, है ना। तो दक्षिण एशिया में फर्स्ट रैंक पे रहेगा और एशिया में और विश्व में हमारा जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है ये सेकंड रहेगा। और जो भारत की जनसंख्या है वो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें दिया गया है 3087,263, ऑप्शन बी दिया गया है 3287,260 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी दिया गया है 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर, और ऑप्शन डी दिया गया है नोटा। तो यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा, 3287,263 किलोमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत द्वारा पृथ्वी का कितने प्रतिशत सतह आच्छादित है? पहला ऑप्शन है 24%, दूसरा ऑप्शन है 34%, तीसरा ऑप्शन है 44% और लास्ट ऑप्शन है 55%। तो भारत द्वारा पृथ्वी का अगर देखा जाएगा तो 24% जो सतह है ये आच्छादित है, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी राजस्थान। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाएगा तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है ये है राजस्थान। और अगर पूछा जाएगा सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। क्लियर है? देखिए, अगर और जनसंख्या के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में स्थित है, या सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, या जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उस कंडीशन में यूपी आएगा आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र ऑप्शन में रहेगा पर महाराष्ट्र नहीं है ना उसका आंसर, महाराष्ट्र सेकंड पोजीशन पे आएगा। अगर यूपी ऑप्शन में नहीं दिया गया रहेगा तब आपको महाराष्ट्र को लेना रहेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे फिलहाल तो हमारा जो ऑप्शन डी है राजस्थान ये करेक्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है ये राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो अब यहाँ पे तो आपको और किसी ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जस्ट मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताई हूँ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य अगर देखा जाएगा तो वो कौन सा है? गोवा। तो हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो इसमें भी आपको कहीं और ऑप्शन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बताई हूँ कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है ये है यूपी। यूपी के बाद नेक्स्ट रहेगा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद नेक्स्ट रहेगा बिहार। ये अपना ऐसा ट्रायंगल बनेगा, यूपी पहला रहेगा, फिर दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा जो रहेगा ये रहेगा बिहार। तो यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया तो कौन सा है? यूपी आ जाएगा। अगर यूपी ऑप्शन में नहीं रहता उस कंडीशन में हम किसको लेते? महाराष्ट्र को लेते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के 7 बहनों में शामिल राज्य कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 7 बहनों के बारे में बोला गया है ये इसी को 7 सिस्टर बोला जाता है। भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है इसे 7 सिस्टर बोला जाता है। क्लियर है? तो पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन सा जो राज्य है वो शामिल है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो सबसे पहले अगर देखा जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश आता है, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद नेक्स्ट रहेगा मणिपुर और मणिपुर के बाद रहेगा मिजोरम। ये 4 प्लेस आप सबसे पहले याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 हुए। इसके बाद अगर देखा जाएगा तो एक मिलेगा आपको त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा के बाद अगर देखा जाएगा तो असम। ठीक है, असम के बाद नेक्स्ट मिलेगा आपको मेघालय। कितने हुए? 4, 5, 6, 7, ये 7 सिस्टर, ये सातों को बोला जाता है 7 सिस्टर और इसी को बोला जाता है भारत के पूर्वोत्तर राज्य। क्लियर है? इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है, हालांकि यहाँ पे नहीं है, सिक्किम को इसमें ऑप्शन में देता है और हमें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सिक्किम जो है ये भी 7 सिस्टर में शामिल होता है। तो आप पहले ये याद रखिएगा कि जो सिक्किम है ये 7 सिस्टर में शामिल नहीं होता है। क्लियर है ये? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? देखिए, आपको अभी मैं बताई हूँ, अरुणाचल प्रदेश शामिल है, बिल्कुल है, असम शामिल है, बिल्कुल है, मेघालय भी शामिल है, एक कौन सा शामिल नहीं है? आंध्र प्रदेश इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक प्रांतों से घिरा प्रांत कौन सा है? इसका कहने का मतलब ये है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा प्लेस से घिरा हुआ है या सबसे ज़्यादा राज्यों से घिरा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अगर देखा जाएगा तो 8 राज्यों से घिरा हुआ है, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक देश से घिरा हुआ है। एक देश जो रहेगा ये है नेपाल। ठीक है, एक जो केंद्र शासित प्रदेश है ये है आपका दिल्ली और 8 राज्य में 8 राज्य का आप नाम याद रखिएगा। सबसे पहला अगर देखा जाएगा तो उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नेक्स्ट रहेगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद नेक्स्ट रहेगा आपका हरियाणा, हरियाणा के बाद नेक्स्ट रहेगा राजस्थान,
राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद सीजी, सीजी के बाद झारखंड और झारखंड के बाद आपको याद रखना है बिहार। ठीक है, ये जो 7 प्लेस है, यूपी के साथ तो बिहार लगा ही रहेगा, ये तो आपको क्लियर होना चाहिए, और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ भी रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि वो यूपी से लगा हुआ है। अगर छत्तीसगढ़ लगा है तो छत्तीसगढ़ का मातृ जो राज्य है वो भी रहेगा एमपी। तो 3 प्लेस तो आपको ऐसे ही याद हो गए, है ना। कौन कौन सा 3 प्लेस? एक तो बिहार रहेगा, एक छत्तीसगढ़ रहेगा और एक एमपी। छत्तीसगढ़ है तो उसके साथ साथ झारखंड भी रहेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ही पास झारखंड भी है। तो ऐसे आपको 4 प्लेस याद हो गए। अब आपको कौन कौन सा याद रखना है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, ये टोटल जो 8 राज्य हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश में क्या आ जाएगा? दिल्ली आ जाएगा, और एक देश बोल रहे तो नेपाल। तो इतनी सारी चीज़ों से ये घिरा हुआ है। तो सर्वाधिक राज्य भी अगर बोला जाएगा भारत के 8 राज्यों को जो टच करता है, ये हमारा यूपी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ठीक है, पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है मिजोरम, तीसरा ऑप्शन है असम और लास्ट ऑप्शन है त्रिपुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है त्रिपुरा। देखिएगा आप लोग जब मैप में देखेंगे तो जो त्रिपुरा है ये 3 ओर से, जैसे यहाँ पे त्रिपुरा है तो इसका ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये तीनों जो एरिया है ये बांग्लादेश इसके, क्योंकि नीचे में ये पूरा बांग्लादेश है। त्रिपुरा का अगर देखा जाएगा ये नीचे वाला जो पार्ट है ये पूरा बांग्लादेश वाला पार्ट है। तो सभी साइड से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय मानक समय जिसको IST बोला जाता है या इसी को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, तो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय जिसको GMT बोला जाता है, GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, से कितना आगे है? IST जो है ये GMT से कितना आगे है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए इसमें दिया गया है 1 घंटा 30 मिनट, ऑप्शन बी दिया गया है 5 घंटा 20 मिनट, ऑप्शन सी दिया गया है 5 घंटा 10 मिनट और ऑप्शन डी दिया गया है 5 घंटा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि IST और GMT के बीच कितने का अंतर है, इसमें जो टाइमिंग है उसमें कितने का अंतर है। तो ये मिलेगा आपको प्लस 5.5 घंटे का अंतर है इसमें, इसी फॉर्मेट में मिलेगा पॉजिटिव में। चूंकि आगे है तो आगे है मतलब वो पॉजिटिव ही जाएगा, पीछे रहता तब वो निगेटिव जाता। तो प्लस 5.5 घंटे का अंतर है इसमें। ठीक है, मतलब IST जो है ये GMT से 5.5 घंटा आगे है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गलत समूह को पहचानिए। इसमें क्वेश्चन है कि भारत के क्षेत्रफल का पर्वतीय क्षेत्र 10.7% है, पर्वत तथा पहाड़ 29.3% है, पठारी क्षेत्र 27.7% है और मैदानी क्षेत्र 50% है। तो अगर यहाँ पे देखा जाएगा कि गलत समूह कौन सा है, तो गलत पेयर जो है ये मैदानी क्षेत्र का है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र जो है वो भारत के क्षेत्रफल का 50% नहीं है बल्कि ये 43% है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र जो है 50% ना होकर के 43% है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो पर्वत क्षेत्र है या पहाड़ क्षेत्र है ये किसे कहते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज्योग्राफी अगर पढ़ रहे हैं आप तो ये इनके बारे में तो आपको नॉलेज होना ही चाहिए। तो जैसे अगर पर्वतीय क्षेत्र के बारे में अगर बोला गया है तो पर्वतीय क्षेत्र जो होता है पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई, या ये बोल सकते हैं कि जो पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, ऐसा एरिया, ये देखिए ये वाला एरिया रहेगा, इसका जो शिखर है, ये जो ऊपर का जो टॉप वाला जो भाग है ये छोटा होता है, और जो आधार है देखिए ये वाला जो लाइन है ये आधार है, ये क्या है? चौड़ा है। तो ऐसा वाला जो एरिया इसे पर्वत कहा जाता है। और अगर इसका ऊंचाई देखा जाएगा समुद्र तल से, क्योंकि जो भी सतह की ऊंचाई रहती है इसको समुद्र तल से ही मापी जाती है, तो सतह से 1000 मीटर से अधिक की ऊंचाई रहेगी इसकी। तो ऐसे वाले भागों को क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर इसी में आप देख लीजिए पर्वत में ही पर्वत श्रृंखला को भी एक बार समझ लीजिएगा। पर्वत श्रृंखला क्या होता है? जो बहुत सारे जो पर्वत हैं, मतलब जो पर्वत है इसमें ये बहुत सारा छोटा छोटा इस रूप में बना रहता है, श्रृंखला नुमा बना रहता है, तो इसे ही क्या बोला जाता है? पर्वत श्रृंखला बोला जाता है। ठीक है, जब बहुत सारे पर्वत एक रेखा में या एक क्रम में व्यवस्थित होते हैं
तब इसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि पहाड़ किसे कहा जाता है। तो पहाड़ जो है पर्वत का ही छोटा रूप को पहाड़ कहा जाता है। ठीक है, और अगर इसका ऊंचाई देखा जाएगा, औसत ऊंचाई, तो ये जो है 1000 मीटर से कम रहेगी, क्योंकि अगर 1000 मीटर से अधिक है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो पर्वत कहलाएगा। और अगर समुद्र तल से या सतह से 1000 मीटर की कम ऊंचाई वाला है तो ये क्या कहलाएगा, पहाड़ कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पठार। तो पठार में ये रहेगा आपका कि जो सपाट जो भूमि रहती है, जैसे कि ये इस प्रकार का, ये नीचे है, ये ऊपर वाला देखा जाएगा, ये तो ये जो है इसे सपाट भूमि कहा जाता है। ये सपाट है ये प्लेस, तो जो ऊपर उठी हुई जो सतह है या सपाट जो भूमि रहती है इसे ही पठार कहा जाता है। ठीक है, और अगर इसकी ऊंचाई देखा जाएगा तो ये 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकती है। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं मैदान। तो मैदान जो है सतह भूमि का जो बहुत बड़ा जो भाग रहता है इसे ही मैदान कहा जाता है। अगर इसकी ऊंचाई देखा जाएगा तो 200 मीटर से ये कम होती है। ये इसकी जो औसत ऊंचाई समुद्र तल से जो मापी जाती है। ठीक है, मतलब जो पठार है इसी का जो विस्तृत या जो ज़्यादा बड़ा रूप रहता है इसे ही मैदान कहा जाता है। क्लियर है ये? चलिए, तो इसका परसेंटेज आपको ये याद रखना है कि भारत के क्षेत्रफल का अगर पर्वतीय क्षेत्र देखा जाएगा तो 10.7% है। पर्वत तथा पहाड़ अगर देखा जाएगा तो 29.3% है। लेकिन अगर केवल पहाड़ के बारे में बात किया जाएगा तो 18.6% है। ये इसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि अगर केवल पहाड़ क्षेत्र के बारे में पूछा जाएगा तो 18.6% है ये। ठीक है, और जो पठारी क्षेत्र है ये आपका 27.7% है और मैदानी क्षेत्र जो है ये 43% है। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सा है? भारत का सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया है इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी दिया गया है कन्याकुमारी, ऑप्शन सी दिया गया है कैप्के मोरिन, ऑप्शन डी दिया गया है इंदिरा पॉइंट। तो जो इंदिरा कॉल है ये तो आपका सबसे उत्तरी बिंदु है, क्योंकि ये कहाँ स्थित है, आपका लद्दाख में है। और लद्दाख में भी अगर देखा जाएगा तो जो सियाचिन ग्लेशियर है जिसको विश्व का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र बोला जाता है वहाँ पे है। और यहाँ पे एक प्लेस स्थित है या एक दर्रा स्थित है जिसको बोला जाता है काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा कहा जाता है। तो यहीं पे स्थित है इंदिरा कॉल। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये सबसे उत्तरी बिंदु है। इसके बाद क्या बोला गया, कन्याकुमारी है सेकेंड ऑप्शन। कन्याकुमारी का ये है कि ये जो है भारत के भूभाग का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ठीक है, भारत के भूभाग का मतलब भारत से लगा हुआ भाग का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, जो कि स्थित है तमिलनाडु में। इसके बाद तीसरा कैप्के मोरिन। ये जो कैप्के मोरिन है कन्याकुमारी का ही नाम कैप्के मोरिन था। अगर प्राचीन नाम देखा जाएगा तो कन्याकुमारी को ही कैप्के मोरिन कहा जाता था। क्लियर है? इसके बाद लास्ट ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट। तो ये जो इंदिरा पॉइंट है यही हमारा करेक्ट आंसर है, जो कि स्थित है निकोबार में। अंडमान निकोबार में से अगर देखा जाएगा तो निकोबार में स्थित है ये। और निकोबार में भी इसको क्या कहा जाता है, ग्रेट निकोबार कहा जाता है। सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है ग्रेट निकोबार या उसी को वृहद निकोबार कहा जाता है और इसी का ही नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो भारत का सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई जो है इंदिरा पॉइंट है। अगर यहाँ पे ये पूछता कि भारत का भूभाग का दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो वहाँ पे हमारा आंसर क्या रहता, कन्याकुमारी रहता। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जलीय सीमा की लंबाई द्वीप सहित कितनी है? तो पहला जो ऑप्शन है ये दिया गया है 2933 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 15200 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 6100 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन दिया गया है 7516.6 किलोमीटर। तो अगर यहाँ पे जलीय सीमा की लंबाई बस पूछता तो जलीय सीमा की लंबाई जो रहती ये 6100 किलोमीटर रहती, लेकिन क्वेश्चन में जलीय सीमा की लंबाई जो पूछा गया ये द्वीप सहित पूछा गया। तो द्वीप सहित इसकी जो लंबाई है ये है 7516.6 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तट और उससे संबंधित राज्य को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे देखिए एक साइड पर जो दिया गया है ये ABCD के फॉर्मेट में दिया गया है, ये तट है और ये जो है संबंधित प्लेस है उससे।
तो देखिए काठियावाड़ जो तट है, अच्छा सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको कि समुद्री तट जो है, ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्री तट से लगे हुए हैं। तो तटीय वाले जो क्षेत्र हैं ये आपके ऐसे 9 राज्य हैं, ठीक है, 9 राज्य हैं जो समुद्री तट से लगे हुए हैं। तो केरल का जो तट है, सबसे पहले बता दूं, केरल से स्टार्ट करते हैं। केरल का तट है, इसको मालाबार तट बोला जाता है। केरल के अगर ऊपर जाएंगे तो क्या रहेगा, कर्नाटक। कर्नाटक का जो तट है इसको कोनार तट कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, गोवा से लेकर के महाराष्ट्र, इन दोनों के लिए सिंगल एक ही तट है जिसको कहा जाता है कोंकण तट, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, गुजरात मिलेगा। गुजरात में जो तट है इसे कहा जाता है काठियावाड़ तट। क्लियर है, काठियावाड़ तट। तो ये जो है आपके पूर्वी तट ही हो गए। अब नेक्स्ट है, सॉरी, पश्चिमी तट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं पूर्वी तट कौन कौन से हैं। तो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो तट है इसे कहा जाता है कोरोमंडल तट। ये है आपका कोरोमंडल तट, ठीक है, ये तमिलनाडु का है। तमिलनाडु से फिर अगर ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट जो प्लेस मिलेगा ये रहेगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में रॉयलसीमा तट रहेगा। उसके ऊपर जाएंगे ओडिशा, ओडिशा में मिलेगा उत्तरी सरकार तट। और एक लास्ट है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में मिलेगा दीघा सीमा, या इसी का ही एक नाम है वेंगा तट कहा जाता है, दीघा। तो देखिए इसके हिसाब से अगर देखा जाएगा तो सबसे पहले तो मैं इसको हटा दूं। चलिए अब मैच करते हैं। जो काठियावाड़ तट है इसको मैंने आप लोगों को कहाँ बताया है, ये बताया मैंने आप लोगों को गुजरात। वेंगा तट ये जिसे कहा जाता है दीघा सीमा तट, ये है आपका पश्चिम बंगाल में। कोरोमंडल तट है ये तमिलनाडु में। और लास्ट है कोनार तट, ये है कर्नाटक में। तो इसके हिसाब से पहले का क्या आ जा रहा है, पहले का 4th आ रहा है। वेंगा तट जो है ये पश्चिम बंगाल मतलब तीसरा, फिर कोरोमंडल तट है दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और कोनार तट तमिलनाडु का कर्नाटक, मतलब 4 3 2 1। तो देखिए ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के जाती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी बताई हूँ 7 8 और 9 का कॉन्सेप्ट। 7 जो है विदेशी सीमा है, 8 जो है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है, और 9 जो है तटीय सीमा है। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब कौन कौन से 8 राज्य से होकर के जाती है, सबसे पहले राजस्थान, सबसे पहले गुजरात को ले लीजिए। गुजरात के बाद नेक्स्ट रहेगा राजस्थान, राजस्थान के बाद नेक्स्ट रहेगा एमपी, एमपी के बाद नेक्स्ट रहेगा सीजी, सीजी के बाद नेक्स्ट रहेगा झारखंड, झारखंड के बाद नेक्स्ट रहेगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद नेक्स्ट रहेगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद लास्ट रहेगा मिजोरम। क्लियर है ये। तो जो कर्क रेखा है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के जाती है। अब इसमें क्वेश्चन ये भी रहेगा कि कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग कहाँ से होकर के जाता है। तो कर्क रेखा का जो सर्वाधिक भाग जो है वो मध्य प्रदेश से होकर के जाता है, और सबसे कम जो भाग है ये राजस्थान से होकर के जाता है। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं जाती है। तो देखिए मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले इसका सीक्वेंस बताई हूँ, तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि कर्क रेखा जो है देखो पश्चिम बंगाल से होकर के जाता है, त्रिपुरा से भी होकर के जाता है, मिजोरम से भी होकर के जाता है। कहाँ से होकर के नहीं जाता है, तो मेघालय से होकर के नहीं जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा कि कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग जो है वो एमपी से होकर के जाता है, और सबसे कम भाग जो है राजस्थान से होकर के जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे आज की क्लास में सिर्फ हम 20 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, बाकी की क्लासेस में आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपने क्लासेस अटेंड किया है तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे ही, और कुछ कुछ जो क्वेश्चन हैं वो नए हैं। जो चीज़ मैं आपको क्लास में नहीं बता पाई हूँ उस चीज़ को मैं एमसीक्यू में कवर कराऊंगी। तो हमारे जो एमसीक्यू की क्लासेस हैं इसको निश्चित रूप से आप देखिएगा, और चीज़ें अगर नई हैं उसको नोट कर लीजिएगा। जो न्यू है, जो आपको मैं नहीं बता पाई हूँ, उसको आप लोग क्लास जो नोट्स बनाए हैं उसमें नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।